अ वेरी गुड इवनिंग ऑल। आज हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी के कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज पर बात करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एक जरूरी सवाल जो पूछा गया था परवेश की तरफ से, तो मैंने ये कहा था कि अनुज आ जाएं तो उनसे जवाब ले लेंगे। अनुज, क्या आप बात करने की स्थिति में हैं अभी? जैन सर, जी सर बताएं। जय हिंद अनुज। परवेज, अपना क्वेश्चन अब जरा दोहराइएगा। हेलो। आवाज आ रही है सर? आ रही है। अनुज, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आज ही कुछ ऐसी न्यूज आई थी जिसमें एक 12 साल के लड़के के साथ रेप हुआ और 4 महिला इसमें इन्वॉल्व थी, तो उसमें कौन सी धाराएं लगेगी उन महिलाओं की, क्योंकि वो चाइल्ड है, 12 साल का लड़का है। 12 साल के लड़के हैं और क्या बोल रहे हैं दोबारा? 12 साल के लड़के का जी सर। 4 लड़कियों ने रेप किया है, कोई रियल एक्सीडेंट है। इनका पूछना ये है कि चार्जेस कैसे लगेंगे। सर इसके बारे में तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा, क्योंकि ये इसमें रेप केस में तो नहीं आएगा। हाँ, ये एग्जैक्टली ये रेप केस में नहीं आएगा, क्योंकि रेप केस भारत में जो कानून है जी। उसमें महिलाओं के ऊपर कभी भी रेप चार्ज नहीं होता है। रेप चार्ज केवल पुरुषों के ऊपर ही होता है। हालांकि ये कानून की मांग है, कई सारे लोग बोल रहे हैं कि अब इसमें परिवर्तन किए जाने की लेकिन साथ में ही इसमें जो है उनके ऊपर बाल यौन शोषण के आरोप लग सकते हैं, जो कि पास्को एक्ट के तहत लगेंगे। पास्को एक्ट उनके ऊपर ये जरूर सवाल परवेज जी पूछे क्या? हाँ, आज लगता है मुझसे भी शायद पूछे ये। ये इन्होंने कल मुझे लिख करके भी भेजा हुआ था, लेकिन तब मैं जवाब देने के मूड में नहीं था। तो पास्को एक्ट के तहत किया गया। अच्छा, आज क्लास में जो है इम्पोर्टेंट क्या है जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैं संसद के ऊपर डिस्कशन नहीं लेने जा रहा हूं, क्योंकि आगे चल करके संसद के ऊपर और ज्यादा डिटेल्ड बहस आएगी। आज हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं मुख्य तौर पर। तो हमारी डिस्कशन में आज जो है सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हमारी आपराधिक प्रणाली कैसे काम करती है। मतलब अपराध नहीं सीखना है, मतलब कि उस पर जो एक्शन लिया जाता है, जो न्याय होता है वह कैसे होता है। अगर आप देखेंगे तो ये अध्याय 6 में दिया हुआ है, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। तो यहाँ पर इन्होंने इसको जो है एक न्याय व्यवस्था में जो है देते हुए कहा कि मैं निर्दोष हूं और मेरी सुनवाई हो। ठीक है सर, इस पर भी एक क्वेश्चन बन रहा है मेरा। जैसे कि रिसेंटली अभी एक न्यायाधीश, आई थिंक लखनऊ या कर्नाटक के न्यायाधीश ने ये स्टेटमेंट दिया था, एक जजमेंट देते हुए कि मुझे भी सुरक्षा चाहिए। तो इस चीज में क्या? तो हाड़ मांस के बने होंगे, सुरक्षा चाहिए होगी, क्या करना है। ऐसा थोड़ी ही कि जजेस को पहली बार सुरक्षा की जरूरत है। हालांकि इस तरह का कोई स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा है, और हम लोग को ऐसे नहीं। 5-6 महीने पहले, शायद 1 साल पहले तो सर झारखंड हाई कोर्ट के एक जज का मर्डर हो गया था। तो बहुत सारे, और जस्टिस जो लोया को क्यों कॉन्स्पिरेसी, बोल रहे हैं आप लोग? जस्टिस लोया का बड़ा हाई प्रोफाइल केस रहा है, तो हाँ जस्टिस लोया का केस जी पहले सर, है। अमित शाह से रिलेटेड। दूसरी चीज ये कि जितने जज होते हैं सबको सिक्योरिटी प्रोवाइडेड होती है। आप हाई कोर्ट वगैरह कभी अगर मन करे तो अहमदाबाद जो है चले जाइए हाई कोर्ट, देख लीजिए कि आप अंदर घुस भी पाते हैं, तो उनको भी सिक्योरिटी होती है। इनके जजेस के जो घर होते हैं वहां पर भी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। अब उस सिक्योरिटी से ज़्यादा अगर कोई सिक्योरिटी चाहिए किसी को, तो ये देखना पड़ेगा कि पर्टिकुलर केस क्या है, क्या उनकी ज़्यादा सिक्योरिटी की डिमांड जायज़ है। और फिर जज सर, एक्चुअली धार्मिक मामला था। वो धार्मिक मामला था, तो परवेज उन्होंने बहुत बताया था। बहुत अनावश्यक बहस में चला जाएगा। हम लोग ये नहीं पढ़ने जा रहे हैं ना कि जज को जो है सुरक्षा क्यों चाहिए। हमारा इशू क्या है आज का, हम इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी जो सिस्टम है उसमें अगर कोई आपराधिक मुकदमा होता है तो वह सिस्टम कैसे काम करता है।
क्या इसका इस बात से कोई लेना देना है कि जज को सुरक्षा चाहिए? हम मुद्दे से भटक रहे हैं, मुद्दा शुरू करें हम लोग। ये स्लाइड दिख रही है आप लोगों को, पीडीएफ? यस सर। नहीं सर, हाँ आप कह रही सर। देख रहे हैं? तो इसमें जो है ये एक स्टोरी के जरिए चलते हैं, और स्टोरी क्या है कि मुंबई के मकान में श्रीमती शिंदे तैयार हो रही हैं, 1 घंटे से गले का हार ढूंढ रही हैं, कह रही हैं जल्दी करो जो है शादी में जाना है। अब कोई महिला अगर 1 घंटे से हार ढूंढ रही है तो पति को वैसे भी नहीं पूछना चाहिए। 2 से 3 घंटा तो मेरे हिसाब से सरकार को कानून बना करके अलाउ कर देना चाहिए कि महिलाएं जब तैयार हों तो उनको उतना समय दिया जाना चाहिए। सूरज, आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं है? सर ये तो मुझे इसका कोई जानकारी नहीं सर। अरे यार, अब इतना पक्का पक्का झूठ बोलोगे तो कैसे पता चलेगा? नहीं सर, तुम उतना समय तो मतलब लोग को तो मजाक में उड़ाते देखते हैं इस बात को बार बार, लेकिन अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं कि मतलब सामने से देखा हूँ कभी सर। क्यों? आपकी जिंदगी बहुत सुकून भरी है, आपने ऐसा कभी नहीं देखा? चलिए, अच्छा, मुझे पक्का पता है कि यहीं रखा था, कहाँ गया। अब इसके बाद जब ये स्टोरी जाती है तो मैं पूरी स्टोरी पढ़ करके सुनाने की बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। आगे होता क्या है उस पर आइए। तो कुल मिलाकर के चोरी की जो है आरोप लगता है, और ये कहती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि घर पे काम करने वाली शांति ने चुरा लिया है। फिर शांति हेम्ब्राम जो है वो 3 साल से जो है इस घर में काम कर रही है, लेकिन आरोपों का क्या है, लग ही जाते हैं। ठीक है कि शांति, क्या तुम चोरी करने लगी हो, और वो भी सोने का हार? नहीं, मैंने चोरी नहीं की है। तो जब तलाशी ली जाती है तो लिफाफे में 10,000 रुपए निकलते हैं। तो वो कहते हैं कि ये 10,000 रुपए कहाँ से आया है, तुमने जो है हार बेच दिया क्या? तो साहब वो लोग जो है पैसा जो है जमा कर रहे हैं जिससे कि गांव पर बैल बैल खरीद सके, मतलब एक सफाई है। अब होता क्या है, चोरी एक आपराधिक घटना है। तो अब आपराधिक घटना की शुरुआत कहां से होती है? आपराधिक घटना की शुरुआत सबसे पहले एफआईआर लिखने से होती है। तो सबसे पहला स्टेप एफआईआर होगा। एफआईआर जो है लिख लिया जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अभी देखिएगा ये कहां कहां पर ले जाएंगे आपको कहानी में। अब सब इंस्पेक्टर आते हैं, यानी कि सबसे पहले इस केस में क्या हुआ कि आपने जो है एक एफआईआर दर्ज की, और एफआईआर दर्ज करने के बाद सब इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी जो है घटना की जांच करने आते हैं। कई जगहों पर इसे जांच बोलते हैं, कई जगहों पर इसे इंक्वायरी भी बोलेंगे, और कई जगहों पर इसे विवेचना बोलेंगे, तो कई जगहों पर इसे तफ्तीश शब्द भी दिया जाता है। अलग अलग भाषाओं में तफ्तीश मूल रूप से फारसी का शब्द है जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, विवेचना शब्द है, जांच शब्द है, इंक्वायरी है, अलग अलग भाषाओं से लिए गए। तो ये कहते हैं कि आपने जो है चोरी कर ली है, तो चोरी कर लिए तो आप अब हमारे साथ चलिए। तो ये कहते हैं कि नहीं साहब, जो है हमको लेकर के मत जाइए, वैसे भी पुलिस वालों के नाम पर अच्छे अच्छे काम जाते हैं। तो लेकिन ये जो है उसको थाने लेकर के चले जाते हैं, क्योंकि जांच हुई। तो जांच के बाद जो है अब ये क्या, यहाँ पर अभी ये अपराधी नहीं है, अपराधी की बजाय ये क्या है, यह आरोपित है। अब एक बात और समझिए कि हमारे यहाँ आजकल जो है खास तौर से सोशल मीडिया या जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैसे लगाता है कि किसी के ऊपर एक आरोप लग गया, तो आरोप लगते ही लोग उसे अपराधी की नजर से देखना शुरू कर देते हैं, और अगर वो खास तौर से सत्ता पक्ष के अगेंस्ट में हुआ तो उसे तुरंत के तुरंत जो है अपराधी के तौर पर जो है साबित कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा सत्ता पक्ष से अगर नहीं हुआ तो। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि जब तक अदालत फैसला ना सुना दे तब तक कोई अपराधी नहीं साबित हो जाता है। फिर यहां पर जो है इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है आरोपित को। तो फिर जो है उसका भाई आता है, तो वो कहता है कि तुम जाओ जमानत से आदेश ले आओ। तो
ये कहता है कि भाई मैं कहाँ से ले आऊं। अब देखिए यहीं पर न्याय की जो है एक दुर्व्यवस्था आती है कि न्याय अमीरों के लिए अलग है और गरीबों के लिए अलग है। कि अब ये कहते हैं कि भैया मैं इतना पैसा जो है जमानत वगैरह का कहाँ से लाऊंगा, फीस कहाँ से लाऊंगा। सब इंस्पेक्टर राव सुशील को भी जो है हवालात में रख लेते हैं, जबकि उसको रखने का कोई रीजन नहीं है। उसे सब इंस्पेक्टर राव एवं कई कांस्टेबल पीटते हैं और गालियां देते हैं। ये अब कहां पर आपको लेकर के चले गए, इलीगल क्या बोलेंगे इसको, पकड़े जाने को, इलीगल अरेस्ट के बारे में इसको बात करेंगे। और साथ में ही यह जो कांस्टेबल मार पीट रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, तो याद रखिएगा किसी भी पुलिस वाले के पास जब तक कि आप हिंसक ना हो जाएं, आपके ऊपर हाथ उठाने का कोई भी राइट नहीं है। और वो उसको कहते हैं कि वह और उसकी वो इल्जाम कबूल कर ले कि दोनों भाई बहन मिलकर के गहने वगैरह चोरी करते हैं। और ये कहते हैं कि शिंदे के पड़ोस से गहनों के गायब होने की कुछ और शिकायतें आ चुकी हैं। सुशीला जबकि बार बार कहती है कि वे दोनों जो है निर्दोष हैं। अदालत ने 1 महीने के बाद जो है, हालांकि इसी बीच में सुशील को जो है पुलिस वाले छोड़ देते हैं। और जब सुशील को पुलिस वाले छोड़ देते हैं 2 दिन बाद, तो अदालत 1 महीने बाद शांति की जमानत अर्जी मंजूर कर लेती है। अब समय का याद रखिएगा कि 1 महीने का समय गुजरता है, लेकिन कोई भी 20,000 रुपए के लिए उसकी जमानत लेने को तैयार नहीं था। जब भी किसी को जमानत दी जाती है तो किसी स्थानीय व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है कि वह जमानतदार बने और उसमें उसे जो है कोई एक निश्चित अमाउंट उसे जो है जमानत के तौर पर रखनी होती है। नतीजन जमानत के बावजूद भी वह जेल में पड़ी ही रही। यानी कि अदालत से जमानत हो चुकी है, लेकिन गरीबी ने उसे बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि कोई भी 20,000 रुपए की जमानत नहीं ले सकती है। अब यहां पर शांति का प्रश्न बहुत जायज है हमारी अपराध प्रणाली में या हमारी न्यायिक प्रणाली में, कि सिर्फ एक शक की वजह से वो सलाखों के पीछे आ गई और जो पैसा उन्होंने बचाया था वो भी चला गया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर किया। तो अब तीसरा चरण आया। पहले क्या हुआ, पहले एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बाद कोर्ट में मुकदमा दर्ज हुआ। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस है, जिसे कि आप लोग यहां पर समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसको जो है जरा देखिएगा यहां पर क्या कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो हमने पैसा बचाया क्या कभी मिलेगा। तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र यानी मुकदमा हो गया। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की एक नकल शांति को दी जाती है। यह हर किसी जो है अभियुक्त या आरोपित व्यक्ति को अभियुक्त शब्द दिया जाता है। यह उनका फंडामेंटल राइट है कि अगर उनके ऊपर कोई आरोप लगे हैं तो उन आरोपों की सर्टिफाइड कॉपी उनको दी जानी चाहिए कि जो पुलिस उनके अगेंस्ट में रख रही है। यहां पर यह भी बात महत्वपूर्ण है कि आरोप लगाया किसने, मिस्टर और मिसेज शिंदे ने, लेकिन मुकदमा दर्ज कौन कर रहा है, मिस्टर और मिसेज शिंदे नहीं कर रहे हैं। यहीं पर आपराधिक न्याय प्रणाली और दीवानी न्याय प्रणाली या आपराधिक न्याय प्रणाली जो आपका क्रिमिनल लॉ है उसमें, और जो दीवानी न्याय प्रणाली है उसमें एक बेसिक अंतर है। क्या अंतर है कि इसमें जब भी मुकदमा लिखा जाएगा तो स्टेट बनाम कोई होगा,
लेकिन जब दीवानी न्याय प्रणाली होगी तो सामान्यतः स्टेट ना होकर के दो पार्टियां सीधे सीधे इसमें जो है सामने होती हैं, कोई दो लोग होंगे। तो अब यहां पर शांति जो है आगे बोलती है कि चोरी के उसे झूठे इल्जाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। तब मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमला राय को सरकारी खर्च पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। तो ये है कि न्याय को सुनिश्चित करने के लिए आपको वकील की सहायता जो है वह सरकार प्रोवाइड कराती है। अनुच्छेद 21 भी त्वरित न्याय की गुंजाइश को मौलिक अधिकार के रूप में लेता है और अनुच्छेद 39A यह राज्य का कर्तव्य बनाती है कि वह ऐसे लोगों को कानूनी प्रक्रिया में मदद देंगे जो कि आर्थिक या किसी अन्य कारण से वह स्वयं अपनी मदद नहीं कर सकते हों। तो यहां पर ये दोनों आर्टिकल्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 22 में 3 बातें हैं। पहली कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, अनुच्छेद 22 में क्या क्या मूल बातें हैं, अगर आप आर्टिकल 22 को देखेंगे, आप लोगों ने पढ़ भी रखा है पहले सभी लोगों ने, तो आर्टिकल 22 में खैर 2 बातें होती हैं। एक तो होता है कि गिरफ्तार अगर कोई हुआ है तो उस दशा में, और या किसी को निवारक निरोध में रखा गया है तो उस दशा में उसके क्या राइट्स होंगे। निवारक निरोध को और क्या शब्द दिया जा सकता है? निवारक निरोध को मैं यहां पर लिखना चाहूंगा नजरबंद किया जाए। अगर किसी को इंग्लिश में इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन शब्द दिया गया है। क्या शब्द दिया गया है? प्रिवेंटिव डिटेंशन। और गिरफ्तारी को अरेस्ट शब्द दिया गया है। तो अगर कोई गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तारी की दशा में उसके पास 3 मौलिक अधिकार होते हैं। आप किसी को गिरफ्तार करेंगे तो 3 मौलिक अधिकार होते हैं। पहला अधिकार क्या है? वह है कारण जानने का अधिकार, राइट टू नो, कारण जानने का अधिकार। हिंदी फिल्मों में होता है ना कि क्या तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो, तो पहले बताओ कि किस जुर्म में तुम मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो, और उसके बाद वहीं पर बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है, अगर सबूत नहीं है तो तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। पुलिस वालों को कंटाप खींच के मारना चाहिए कि हिंदी फिल्म में तुम सब काम करते करते दिमाग खराब हो गया है। सबूत तुम्हारे सामने थोड़ी लाया जाएगा, सबूत तो सीधे सीधे अदालत में जाएगा, तुम चलो, है ना। लेकिन कंटाप पंटाप मत मारिएगा आप लोग, गलत है। दूसरा क्या है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। अगर कोई गिरफ्तार हो रहा है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना है। अब ये जो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने की बात रख रहे हैं, तो इसमें जो है जो यात्रा वगैरह के दौरान समय लगेगा उसे काउंट नहीं करेंगे। मान लीजिए आप लोग को मानने से तो कोई परहेज होगा नहीं, मान सकते हैं आप लोग। छुट्टी भी काउंट नहीं होती है सर, अगर छुट्टी हो उस दिन है छुट्टी नहीं, मैं इसको जो है बता रहा हूँ। इसी कारण सर वाला बहुत, अगर कोई बहुत हीनियस क्राइम हुआ ना अनुज, जी तो सर, छुट्टियां कोर्ट में इस तरह से नहीं होती हैं। फर्स्ट रैंक मजिस्ट्रेट तो जो है छुट्टी के दिन भी बैठाए जाते हैं। जी उस तब बुलाते हैं अगर कोई सीरियस केस होगा। हाँ, तो कोई उसे सीधा मजिस्ट्रेट के घर ही ले जाते हैं सर।
हाँ, वो जहां बैठ जाएगा मजिस्ट्रेट, वहीं अदालत होती है। इसी चीज का फायदा उठाते हैं सर कि शनिवार को गिरफ्तार करते हैं किसी को भी, संडे मिल जाता है उसको फुल सपोर्ट करने के लिए, उससे पैसा निकालने के सारे काम करने के और लिए उसको भी खास तौर टाइम से दे दिया दहेज जाता है। उत्पीड़न के केस में या घरेलू हिंसा के केस में ये काम करते जी हैं। क्योंकि तब क्या होता है कि आप किसी की माँ बहन को ला करके थाने पे बैठा दीजिए, तो बेचारे के सामने मजबूरी ये होता है कि अरे मेरी कुंवारी बहन थाने में बैठी है, चलो जो मांग रहे हैं दो, लेकिन पहले बाहर लेकर के आओ। तो ये अच्छे ट्रिक्स होते हैं। लेकिन मैं इसको जो है एक स्टोरी के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि दो चोर हैं और वो चोरी करते हैं, और चोरी करने पर एक अकेला इंस्पेक्टर जाकर के दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लेता है और बहुत दूर चला जाता है। उसको ये भी नहीं पता कि उसका थाना वाना जो है कहाँ पर है, गिरफ्तार करने कहीं पर भी चला गया। गिरफ्तार करके जो है लाता है पकड़ करके। हालांकि पुलिस प्रोटोकॉल के हिसाब से अकेला व्यक्ति ऐसे केसेस में गिरफ्तारी करने नहीं जाएगा, लेकिन हो जाता है कभी कभी। और मान लीजिए कि उनको वहां से लाना है, कोई गाड़ी वगैरह नहीं मिल रही है, बड़ी मुसीबत से एक मालगाड़ी मिली, उसी मालगाड़ी से बिठा करके ला रहे हैं। अब मालगाड़ी तो एक एक स्टेशन पे 24 घंटा रुक सकती है, उतरने पर भी जो है पेट नहीं भरा साहब। सिर्फ मालगाड़ी की ही दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि उसी मालगाड़ी पर जो है डाकुओं ने अटैक कर दिया हो और उसी में इंस्पेक्टर को गोली भी लग जाए, और उसके बाद दोनों चोर जो है सिक्का उछाल करके यह तय करें कि वो इंस्पेक्टर को बचाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, और बचाते हैं फिर, क्योंकि सिक्का जो है इस तरह से गिरा है। तो क्या ऐसी दशा में अभी भी आप कहेंगे कि लॉजिक क्या कहता है, कॉमन सेंस क्या कहता है कि क्या 24 घंटे का नियम अब भी लागू होगा? तो कहते कि नहीं। तो छुट्टी के दिन या यात्रा का जो समय होता है उसको डिडक्ट कर देते हैं, या कोई अनवांटेड सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि नहीं किया जा सकता है, तब जो है पेशी जरूरी नहीं रह जाती है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? तीसरा क्या है? यस सर। यस सर। तीसरा इसमें नियम क्या बनता है? तीसरा इसमें नियम है कि अपने पसंदीदा वकील से सलाह लेने की भी सुविधा होती है। लेकिन फिर फीस आप ही को भरना होगा, सरकार नहीं भरेगी। वरना सीधे सीधे कहिए कि हम अभिषेक मनु सिंघवी या कपिल सिब्बल को ही जो है वकील रखेंगे, तो भैया जेब भी खाली करिए। लेने का अधिकार। ठीक है, तो ये तीनों चीज जो है अगर आप देखेंगे तो यहां पर अब क्या हो गई, ये एप्लीकेबल हो गई। तो पसंदीदा वकील से, लेकिन वकील तो जो है साहब फीस मांगेगा, समाज सेवा तो कर नहीं रहा है, हालांकि कुछ वकील कर भी देते हैं। तो जो लोग फीस नहीं दे सकते हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, उनके साथ क्या होता है फिर? इनको अनुच्छेद 39A अपमदद में आएगा। आर्टिकल 22 कहां पर है? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। तो आर्टिकल 39A कैपिटल ए है, तो ये कहां पर है? ये डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है।
यहां तक क्लियर है सारी बात? अगर इतनी पूरी क्लियरिटी हम लेकर के चले तो आगे हम यहां पर फिर पढ़ते हैं। तो ये 39A क्या कहता है? कहता है कि नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है, जो गरीबी या किसी अन्य वजह से वकील नहीं रख सकते हैं। और इसी 39A के चलते शांति को जो है वकील मिलता है, और वो जो है अब अधिवक्ता कमला रॉय, ये क्या है? शांति की वकील हैं जो सरकार की तरफ से आई हैं। ये मेरे मुकदमे के कागज हैं, मेरे मालिकों ने हार चुराने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया है, उन्हें शांति के बक्से में पैसा लगा, लेकिन ये पैसा उनकी बचत का है। अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का सोने का हार चुराया है और 10,000 रुपए उसके पास मिले हैं। तो अब मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है। मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा इतना आराम से नहीं शुरू होता, बहुत गहमा गहमी होती है। सरकारी वकील राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होते हैं और श्रीमती एवं श्री शिंदे को मुख्य रूप से गवाह बनाते हैं। तो ये बताइए कि आपको पैसा कहां से मिला? तो ये पूछते हैं, वो बताते हैं। तो अब अधिवक्ता राय जो है इस पर जिरह करती हैं, वो काउंटर करती हैं, कहती हैं कि आप हर महीने 1,000 रुपये पगार भी तो देती हैं। तो अधिवक्ता राय बचाव के पक्ष के गवाह के तौर पर सुशील और उसके मालिक से कुछ पूछताछ करती है, और इन आधारों पर वह यह साबित कर देती है कि शांति के संदूक में जो पैसे मिले हैं वे पैसे सुशील और शांति की कमाई के भी हो सकते हैं। अब मुकदमा खत्म होने के नजदीक होता है, तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह के लोग शिंदे के मोहल्ले में भी गहनों की चोरी करते हैं। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह के सदस्य हैं। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। सुशील यह बात अधिवक्ता राय को बताता है। अब अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को बुलाते हैं। इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया है? और जब बरामदगी का माल दिखाते हैं तो उसमें जो है वो हार भी निकल आता है। तो इस तरह से कहते हैं कि पुलिस की भूमिका क्या होती है। अब ये कहते हैं कि इस तरह से जो है शांति छूट जाती है। तो उन्होंने कहा कि पुलिस की जो भूमिका होती है वह यह है कि हर व्यक्ति देश में कानून के अधीन है। यह जब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि कानून के अधीन है, मतलब कि यह कौन सी भाषा बनेगी? ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश में कैसा है? रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन है। यह हमारे यहां क्या है? विधि का शासन है। इसको हिंदी में हम क्या लिखेंगे? मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि विधि का शासन महत्वपूर्ण अवधारणा है। कहां पर मिलती है? अप्रत्यक्ष रूप से। सीधा सीधा इसका उल्लेख नहीं मिलेगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 14 में आप इसको पाएंगे। ठीक है? तो कहते कि लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं कि पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है। किसी छोटे से छोटे अपराधी के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती है। तो यह हमेशा याद रहे कि सजा देने का काम कौन करेगा? तो सजा सिर्फ और सिर्फ कोर्ट दे सकती है। तो ये आजकल जो एक नया शब्द चला है, बुलडोजर कानून, बुलडोजर न्याय। तो बुलडोजर न्याय में क्या गड़बड़ी है कि बुलडोजर न्याय वह वस्तुतः इस महत्वपूर्ण सिद्धांत का उल्लंघन करता है, क्योंकि यहां पर न्याय कौन करने लगता है? कार्यपालिका करने लगती है। कि कोई अपराधी है तो उसका जो है आप रिजॉर्ट गिरा दो, घर गिरा दो,
और आप कहते कि नहीं नियमों का उल्लंघन किया तब, तो नियम का उल्लंघन का प्रश्न तभी क्यों आया जब कोई अपराध वहां पर आ रहा है। इसका मतलब कि इनडायरेक्टली आप जो है न्याय करने लगे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संविधान विरोधी काम है। आप पहले ही जो है, अगर आपको लगता है कि आपके प्रदेश में ऐसा है तो आप एक जांच कमेटी बैठाइए, जिलेवार जितनी इलीगल बिल्डिंग्स है सबका ब्यौरा निकाल करके गिरवा दीजिए, बहुत अच्छी कदम होगी। लेकिन कोई अपराधी पकड़ में आ जाए और उसके बाद आप उसकी बिल्डिंग गिराने लगिए, तो नहीं साहब, अब आप जो है ना ये गलत काम कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये गलत हो गया है। अब तो ये हमेशा याद रखिएगा कि पुलिस ऐसे, जैसे पुलिस नहीं होती है कि आप जा रहे हैं बाइक की चाबी निकाल ली पुलिस, गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है। पुलिस ने कॉलर पकड़ लिया, पुलिस ने गाली दे दिया, थप्पड़ मार दिया, ये सब गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत हरकत है। तो फिर कैसे जो है काम करेंगे, आप उसको न्यायिक दायरे में लेकर के आएंगे। आप कभी चले जाइए पार्क वगैरह में, गए ही होंगे आप सभी लोग, और वहां पर पुलिस वाला या पुलिस वाली आ जाती हैं और वो लगते हैं आपके घर वगैरह का पता पूछने कि आपके और आपके जो है सहेली या सहेला जिसको भी आप लोग लेकर के गए हैं, वह भी गलत है, ये नहीं कर सकते आप, ठीक है। पुलिस तभी एक्शन लेगी सामान्य स्थिति में, जब तक कि कोई बहुत बड़ा जो है केस ना हो, जब तक कि एफआईआर वहां पर नहीं होगी। अनुच्छेद 22 का अब ये कहते हैं कि अनुच्छेद 22 में अब ये देखिए कई सारे अधिकार, ये सारे अधिकार इसमें नहीं दिए हुए हैं आपके क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बल्कि उसके अलावा भी इन्होंने कई सारी चीजें इसमें जोड़ दी हैं। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है, यानी जहां तक हो सके उसे वारंट शो करना चाहिए। लेकिन हर केस में वारंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जानने का अधिकार है, आप चाहे जैसे बताएं। दूसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का ये अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। अब याद रखिएगा कि ये मूलतः अनुच्छेद 21 है, 22 नहीं है। 22 में इस बात का जिक्र नहीं किया गया, ये कहां पर किया गया है, आर्टिकल 21 में, लेकिन ये आर्टिकल 22 से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसी को भी उसी के खिलाफ बयान देने के लिए, इसको हिंदी में लिखते हैं स्व अभिशंसन नहीं, क्या लिखेंगे हम, स्व अभिशंसन नहीं, यानी कि किसी को उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, ये कहां पर दिया हुआ है, ये आर्टिकल 23 में है। अगर वहां पर देखेंगे इन्होंने इसको 22 में ही ले लिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, 15 साल से कम उम्र के बालक या किसी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। तो ये भी बाद में
जोड़ा गया है। तो आप याद रखिएगा कि सब कुछ अनुच्छेद 22 में नहीं है। अनुच्छेद 22 में जो कुछ भी है वो मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, अब सर्वोच्च न्यायालय ने क्या है कि इसमें कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता, अब ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ओ सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। पॉलिटिक किसी भी टीचर से आप पढ़ेंगे तो वहां पर यह इशू नहीं दिया जाएगा। ये कहां पर आपको दिया गया? सिर्फ एनसीईआरटी में दिया गया है। अभी जो हिस्सा हम बात करने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन के लिहाज से ये बहुत जरूरी है और इसे डीके बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। डीके बसु दिशा निर्देश, ठीक है। इसमें क्या क्या बातें हैं ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये आप लोगों को लिखने पढ़ने के काम में आएंगे। अब देखिए कि क्या क्या है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत है या पूछताछ है, तो पुलिस और अन्य संस्थाएं मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते हैं। यहां पर उनके लिए कुछ दिशा निर्देश हैं। पहला, गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी और पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। हालांकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है उनका बेल्ट नंबर। जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके बेल्ट पर एक नंबर होता है, ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है। तो अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी यानी कि पहचान कैसे पता चलता है, उसके ऊपर जो सितारे बनते हैं और किस तरह की कैप उसने लगा रखी तो उसके छोटे छोटे साइंस होते हैं। नाम पट्टी और पद स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाना चाहिए कि कितने लोग जो है अरेस्ट करने गए थे, क्या वक्त था, वहां पर कौन से लोग मौजूद थे, आदमी सो रहा था, जाग रहा था, खा रहा था, पी रहा था, कुछ और कर रहा था, उसकी पूरी डिटेल जो है होनी चाहिए। उसकी क्या कंडीशन थी, उसमें गिरफ्तारी के समय और तारीख आदि का उल्लेख होना चाहिए। साथ में ही सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। पुलिस वाले कई बार गवाह खुद ही लेकर के चल देते हैं। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को हिरासत में या रखे गए व्यक्ति को या जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक को जानकारी देने का यह अधिकार होता है। और जब ये अधिकार देते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल जुबानी है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुत दूर है और आप उसको सूचना देने जा रहे हैं, तो ये अरेस्ट मेमो में या फिर जो एक डायरी होती है इसमें ये करना होगा कि वो जानकारी कैसे दी, उसने फोन के अंदर जानकारी दी या कैसे दी। तो ये कह रहे हैं कि जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसी गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। तो ये कहते हैं कि इस तरह से जो है ये डीके बसु जो है गाइडलाइन है। और अब आप लोगों को पता करके बताना है कि जो आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी कि क्या सुशील के भाई को भी 2 दिन तक जो पुलिस हिरासत में रखा, क्या उसको हिरासत में रखने की कार्यवाही कानूनन सही थी? क्या इससे डीके बसु के जो है दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ?
क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसे खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और जरूरी सबूत इकट्ठा किए? पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग 2-3 मिनट का समय लीजिए और इस पर जो है आप लोग अपने अपने वक्तव्य जारी करिए, ठीक है? ये जरूरी है। तो मैं आप लोग को 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप सबके पास बुक होगी, आप सभी लोग देख करके बताइए। ऑलराइट, चलेगा ना? अब मैं आता हूं 2 मिनट में, हाजिर होता हूं आपके पास, तब तक आप लोग पढ़ के देखिए। यस सर। तो शुरू किया जाए इस हिस्से पर। कौन सबसे पहले इनिशिएट करेगा? इतना टाइम लोगे तो कैसे चलेगा? कोई नहीं करना चाह रहा बात, मैं आगे बढ़ जाऊं सर। अगर उस मोहल्ले में बार बार
ये चोरी जैसी वारदात हो रही थी, तो पुलिस को इस मामले को उससे कनेक्ट करके भी देखना चाहिए था। और सबसे पहले तो इसके भाई को गिरफ्तार करना पूरे तरीके से गैर कानूनी था सर। और ये इस महिला के लिए सर जो कंडीशन रहा कि इसने मतलब कोई गुनाह भी नहीं किया और सिर्फ पुलिस की गलती की वजह से इतने समय तक जेल में रहना पड़ा या न्यायिक हिरासत में रहना पड़ा। तो सर इसमें कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए कि ऐसे छोटा मोटा मामला जो खास करके घर के अंदर नौकरानी या फिर घर के कोई वैसे अनप्रिविलेज्ड परिवार जो होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, उन पर अगर आरोप लगे तो उनको मतलब कुछ मतलब स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए ताकि मतलब बिना मतलब के वो पीस ना जाए। और सर पुलिस को दूसरे पक्ष में भी जांच करनी चाहिए थी, सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। दैट्स फाइन, ठीक है, इस बात से मैं सहमत हूँ। और कौन इस बारे में रोशनी डालने की कोशिश करेगा? हेलो अनूप का नाम ले रहा हूं मैं। अनूप हो तुम? चलो परवेश तुम बोलो। सर, जब पहले गिरफ्तार किया गया था महिला को, तो उसी टाइम जब मोहल्ले वाले को पता ही था कि चोरी हो रही है आजू बाजू में, तो पहले पुलिस के जांच में ये आना चाहिए था कि उससे पहले कोई तरह से जांच करे कि चोरी के पीछे क्या है। दूसरी चीज की महिला ने बताया कि ये जो 10,000 रुपये उसमें नहीं है, तो उसको बछड़ा या जो भरत जो उसको बछड़े को बेच के लिया गया, तो उसको भी उसको भी जांच करनी चाहिए थी कि किसको बेचा। तो वो वहां पे ही प्रूफ हो जाता कि उस महिला ने सच बोला या झूठ बोला। और दूसरी चीज ये है कि जब उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया, तो उसको भाई को हक था कि किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है या मेरे को किस आधार पर टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, सही है। और कोई? निधि, अनिका, अनुसत्या? निधि। सर ये तो महिला के भाई को जबरदस्ती मतलब गिरफ्तार किया गया, ये गलत है इसमें, क्योंकि सर बिना गुनाह कबूल हुए वो उसको ऐसे उठा नहीं सकते। और दूसरा कि जमानत होने के बावजूद भी महिला को जेल में रखा गया, ये गलत है। नहीं, महिला होने के बावजूद जेल में रखा गया, ये थोड़ी कहा गया कि उसे सामान्य जेल में रखा गया कि किस जेल में रखा गया। नहीं सर, जमानत जब हो चुकी है तो फिर उसको बाहर निकाल देना चाहिए था। और दूसरी बात कि इस केस में पुलिस ने पूरी तरह से तहकीकात नहीं करी थी। वो सुशील को जबरदस्ती मतलब अपना गुनाह कबूल करवा रहे थे कि जबरदस्ती कि वो करो उसको गुनाह को कबूल, जबकि पुलिस को पता था कि चोरी उस एरिया में काफी टाइम से हो रही है। वो उस गुनाह को सुशील से कबूल करवा रहे थे, तो वो सर ये गलत है इसमें। चलिए, मान लिया, करेक्ट। और कौन? अनिका, अनु? सर यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की थोड़ी गलती है, थोड़ी क्या उन्हीं की ज्यादातर मानी जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन। हेलो, हेलो सर। हाँ सुन रहा हूँ। इसमें सर सब इंस्पेक्टर की यहाँ पे गलती है, ऐसे पूरी तहकीकात पूरी जांच पड़ताल के बिना ही अरेस्ट किया है। और दूसरा सर, ये जो एक्सीडेंट था सर, एक क्योंकि इसमें पता नहीं था पहले मोहल्ले में चोरी हुई या नहीं होती थी, क्योंकि किसी ने शिकायत नहीं करी। फर्स्ट शिकायत सर वो फिर उस पुलिस स्टेशन में आई थी, सिर्फ पीने की सर। इसके बाद इन एक्सीडेंट इंस्पेक्टर शर्मा जो थे, उन्होंने किसी और काम से जाते हुए किसी को पकड़ा, लेकिन पता चला कि ये गिरोह चोरी करता है और गहनों की ही चोरी करता है। तो इस वजह से खुलासा भी हो गया कि गहनों की चोरी वहां पर हुई। और ऐसा कोई मामला थाने में आया तो सब बुला लिया जाए कि ये गहनों की जांच की जाए। अगर ये गहने उन्हीं के हुए तो प्रॉपर पता चल जाएगा कि चोरी इनके घर से, इनके लड़कों जो दोस्त, इनके लड़के के जो दोस्त है उन्होंने किए हैं। लेकिन इसमें इंस्पेक्टर जो थे राव, उनका थोड़ा सा
गलत व्यवहार है, क्योंकि उन्होंने बिना जांच पड़ताल के ही, बिना किसी एक पक्ष को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, या तो दबाव पक्ष मांगे या किसी एक पक्ष के फेवर में उन्होंने काम किया है। ये सबसे सरासर गलत है सर, क्योंकि उन्होंने गरीब को गरीब समझ के उनको अलग किया है। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैं इस पर काफी देर से आना चाह रहा था कि जब न्याय प्रक्रिया काम करती है तो वो कहीं ना कहीं अमीर और गरीब के प्रति एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होती है, और ये लगता है कि जब वो गरीब है तो वो जरूर चोरी चमारी का काम करता होगा, है ना। तो ये एक पूर्वाग्रह से, मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया दिखाने की कोशिश की है वो कहीं ना कहीं उस पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। ये एग्जैक्ट बहुत सही पॉइंट बोला आपने अनुज। इसमें कहानी में कहीं कहीं इस बात को सामने रखने की कोशिश की गई है। गुड, रियली हैप्पी। महेश, आप कुछ और डायमेंशन दे सकते हैं इस बात को? क्योंकि सर एक दिन में 10,000, किसी के पास 1,000 रुपए पर मंथ कमाने वाला 10,000 रुपए जोड़ कर रखेगा तो थोड़ा सा इशू बैठता है कि उसके पास इतना पैसा इंस्टेंटली कहां से आ गया, अचानक से कहां से आ गया। हाँ, ये जरूर बनता है, लेकिन उसमें उसने अपने भाई के भी बारे में बताया तो उसको वेरीफाई करना चाहिए था। तो वो कहीं ना कहीं शक का दायरा तो जो है तैयार कर ही देता है, और शक करने में बुराई नहीं है। बुराई है कि महज शक के आधार पर कार्यवाही कर दी जाए, है ना। जी सर, इसमें सर इंस्पेक्टर राव की गलती है, क्योंकि शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना सही नहीं है। और बाकी दोनों पक्षों को एक बारी अगर थाने में बुलाकर उनसे पूछताछ की जाती, इन्वेस्टिगेशन किया जाता, उसके बाद कार्रवाई की जाती तो थोड़ा बेटर था। हाँ, निष्पक्षता नहीं थी। अब इसी चीज को जो है ये आगे करते हैं। अब कहते हैं कि मान लीजिए शांति और उसका भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं उसी को एनसीआरटी आगे ले जाने की कोशिश करती है कि सुशील थाने में जाकर के ये शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपए चुरा लिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फौरन उसकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखे जो एफआईआर लिखने या न लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कल कम से कम जो है 100 शब्दों में लिख करके, या जितने भी शब्दों में आप लिख सकते हैं, ये कल आप लोगों को लिख करके मुझे देना चाहिए। ये पूर्वाग्रह से संबंधित प्रश्न है कि कैसे करते हैं। अब यहीं पर ये प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर के बारे में बता रहे हैं कि एफआईआर होती क्या है। तो ये कहते हैं कि किसी भी अपराध की शुरुआत जो है वह एफआईआर के बाद ही होती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध, अब शब्द इन्होंने दिया संज्ञेय, तो अपराध को दो तरह के धारणाओं में बांटा जा सकता है, संज्ञेय और असंज्ञेय। यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये दो तरह के अपराध होते हैं। ऑफेंस मतलब अपराध। तो संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध क्या होते हैं? कि संज्ञेय अपराध वह होती है जो कि गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, और असंज्ञेय अपराध वैसे होते हैं जो कि थोड़े कम गंभीर होते हैं। अपराध है तो गंभीरता तो होगी, लेकिन कम गंभीरता होती है। इसके अलावा कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का और कोई अंतर आप बता सकते हैं? खासतौर से महेश और अनुज, आप लोग कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का ऑफेंस आप बता सकते हैं अंतर? संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का। संज्ञेय अपराध वो होते हैं, हाँ अनुज। सर जो अपराध ऐसे चोरी होती है सर, जैसे चोरी हो गई, कहीं लूटपाट हो गई, या सर किसी के साथ मारपीट हो गई, तो सर ये असंज्ञेय अपराध यानी कि छोटे मोटे अपराध में आता है। और सर संज्ञेय अपराध जैसे कि किसी को मारने की धमकी दे दी, या किसी के कोई किसी ऐसा अटैक करने की, या किसी तरह का मतलब कि एक्सीडेंट जिससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है, सर वो सघन्य अपराध में आता है।
जैसे कि किसी को जान से मारना, कहीं भी विद्रोह करना, प्रक्रियात्मक कहीं अंतर क्या आ जाएगा दोनों में? प्रक्रियात्मक अंतर क्या आता है? अदालत से लेते हैं सर इसका ये पर्यात्मक तो सर यही होगा कि जैसे सर कोई किसी ने चोरी की, हाँ अनुज बोलिए। जैसे सर कोई छोटा अपराध होता है, जैसे सर चोरी की गई है, तो सर वो अपराध की श्रेणी लिखी हुई होती है सर कि ये किस अपराध में आएगा सर, मेजर पनिशमेंट में आएगा या सर माइनर पनिशमेंट में आएगा। उनके सर प्रावधान है, जैसे कि कोई भी सर छोटा अपराध होगा तो सर उसके लिए तो सर असंज्ञेय अपराध आएगा, जो बड़ा होगा तो सर वो संज्ञेय अपराध होगा। इसमें एक प्रक्रियात्मक अंतर सर है। ये सर एक पॉइंट सर मुझे लग रहा है सर अंदाज के भरोसे हाँ हाँ कि सर वो संज्ञेय अपराध में जज जो है वो मतलब न्यायाधीश जो है वो जमानत दे सकते हैं बिना ट्रायल पूरा हुए, और असंज्ञेय अपराध में जो मजिस्ट्रेट हैं वो जमानत नहीं दे सकते बिना ट्रायल पूरा हुए। इसमें बल्कि एक अंतर ये होता है कि जो असंज्ञेय अपराध होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं, अगर मैं यहां पर थोड़ा सा लिख दूं तो आप लोगों के लिए सुविधा हो जाएगी कि असंज्ञेय अपराध का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कहा कि असंज्ञेय अपराध है यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं होती है, क्योंकि छोटे अपराध हैं, पुलिस के लिए जो है पर्याप्त समय इसमें होता है, तो बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं हो सकती है ना। जबकि जो संज्ञेय अपराध होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, इनमें क्या होता है, जैसे कि बाकी आप लोगों ने जो बताया छोटे बड़े अपराध का जो अंतर वो सही है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि जैसे मर्डर वगैरह है, कोई बड़ा एक्सीडेंट है, तो इसमें वारंट का वेट नहीं कर सकते, एवरी टाइम यू कैन नॉट वेट फॉर द वारंट। So here the police officer can arrest, but not any officer. It has been designated that what kind or what level of the officer they can arrest without the warrant, and it is different in different states. अलग अलग स्टेट्स में ये अलग अलग रैंक का जो अधिकारी होता है वह गिरफ्तारी करने का, हालांकि ज्यादातर यह अधिकार जो है इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को दिया जाता है कि वह बिना वारंट के भी। अच्छा, ये क्या कौन सा अपराध जो है कॉग्निजेबल है और कौन सा नॉन कॉग्निजेबल है, ये आपके मन पर नहीं है। सीआरपीसी इसको तय करती है कि किन अपराधों को कॉग्निजेबल माना जाएगा और किन अपराधों को नॉन कॉग्निजेबल माना जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को जो है मेंशन कर लेना चाहिए कि बिना वारंट के भी गिरफ्तारी हो सकती है। बिना वारंट के भी गिरफ्तारी हो सकती है। ये मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में है, यानी कि संज्ञान लेकर के ही पुलिस अधिकारी संज्ञान लेकर के ही गिरफ्तारी कर सकता है। इसमें सिर्फ संज्ञान लेना भर ही काफी नहीं है, साथ में इसमें वारंट भी होना जरूरी है। तो ये दोनों के बीच का महत्वपूर्ण अंतर है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सर फिर अनुज जी के बाद से एक थोड़ा सा पॉइंट मुझे खटका सर कि अगर मैं किसी से बहस में उत्तेजना में आके ऐसे ही बोल दूं कि मैं तुझे जान से मार दूंगा और उस वजह से मुझे संज्ञेय अपराधी मान लिया जाए, तो ये सर मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ धमकी देना असंज्ञेय अपराध नहीं, संज्ञेय अपराध नहीं होता है ये, ऐसा तो अनुज ने भी नहीं बोला। नहीं, वो बोले कि अगर मारने का धमकी देता है भी शायद बोलता है, और ये धमकी नहीं होता। जैसे कोई मार देता है किसी को और हथियार के साथ वो आदमी है और किसी और को भी मारने के लिए वो जा रहा है, तो उसे बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। या डेफिनेटली नहीं, कोई अगर जो है मर्डर करके ही भाग रहा है, आप पुलिस अधिकारी की जो संज्ञान में आ जाता है, तो दे कैन अरेस्ट, है ना अनुज? जी सर।
हाँ, और ये कहां पर है? ये सीआरपीसी में है। कहां पर ये लिखा गया है? सीआरपीसी। सीआरपीसी, सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सीआर लिखा जाता है क्रिमिनल, पीसी लिखा जाता है प्रोसीजर कोड। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या इसको आप पूरी हिंदी में लिख सकते हैं अपराध, दिख रहा है नहीं? या मैं जो लिख रहा हूं आप लोग को, अपराध प्रक्रिया संहिता। ये अपराध प्रक्रिया संहिता का टाइम क्या है? कोई बताएगा मुझे आप लोगों में से? 1860 सर। 1860। 1860 आईपीसी का है। किसका है? आईपीसी का। यस सर, सॉरी सर। सीआरपीसी कब की है? 1973 की है, सॉरी 1973 की है। 1973 की धारा 2C में इसका जिक्र किया गया है। कहां पर जिक्र किया गया संज्ञेय अपराध का? 1973 के 2C में किया गया है। जबकि असंज्ञेय अपराध का जिक्र कहां किया गया है? सीआरपीसी। किसमें आएगा? सीआरपीसी 19। बैठो। क्या करें अनुज? 2I में आएगा, राइट? मैं सही बोल रहा हूं ना? अब सीआरपीसी कहती क्या है असंज्ञेय अपराध के बारे में? जरा लिखिएगा आप लोग। तो सीआरपीसी के अनुसार या यहां पर आप लोग बढ़ा सकते हैं कि कहीं पर नोट कर लीजिएगा, एनसीईआरटी पर ही नोट कर लीजिएगा कि सीआरपीसी हमेशा आप लोग 1973 मेंशन कर दीजिए, ठीक है? तो इससे डेट हमेशा याद रखिए। जैसे आईपीसी के साथ 1860 मेंशन कर दीजिए कि धारा 155 की धारा 155 के अनुसार, कि धारा 155 के अनुसार यदि किसी पुलिस अधिकारी को गैर संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है, तो गैर संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है, ये सर सीआरपीसी की फुल फॉर्म होती है सर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोसीजर। क्या करें? 1973। क्या पूरा फुल फॉर्म बोल रहे हैं? कोड ऑफ क्रिमिनल, ये होता है सर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ये स्टार्टिंग में सर कोड आएगा बस। तो सीआर से कोड शब्द कैसे बन सकता है? ये फुल फॉर्म में सर इसी का यही आता है। नहीं, अगर ऐसा आ सकता है तो चलिए मैं गूगल कर लेता हूं, अगर मैं गलत रहूंगा तो मैं मान लूंगा। क्या मेरे पास फोन है आसपास में? आप भी जरा एक बार कर लीजिए, सभी लोग कर लीजिए। अनुज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है सर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जी, लेकिन इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहा जाता है। इसका वास्तविक नाम जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ही है, इसी पर वो सीआरपीसी शब्द दिया गया है। अगर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अगर हम करते हैं तो वो होता है सीसीआरपी, ठीक है ना? पर ये हो सकता है कि बोलचाल के दौरान हम लोग इस तरह से जो है इस्तेमाल करते हो। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कॉमनली कॉल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो मैं बोल रहा हूं वह लोकप्रिय तौर से जानी जाती है। वास्तविक पूरा नाम इसका
द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है। हो सकता है भाई, मैं नहीं जानकारी हूं। तो अनुज का शुक्रिया, हम लोगों को ये मेंशन कर लीजिए यहाँ पर। वो एक्ट का ही नाम है सर, जो एक्ट हाँ, एक्ट का नाम है, हम लोग यहाँ पर कर एक्ट देते जिस हैं नाम से प्रोड्यूस ये CRPC 1973। इसका पूरा नाम क्या है? द कोड ऑफ, क्या नाम है पूरा जी? द कोड ऑफ प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। लेकिन उसको जब बोला जाता है CRPC को फुल फॉर्म हमेशा यही होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। लेकिन उसका वास्तविक नाम क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, थैंक यू अनुज, इस दिशा में ध्यान ले जाने का। अनुज हमेशा हम लोगों की अच्छी मदद करते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है। जरा लिखिएगा ये जो मैं आप लोग को बोल रहा था, इसके हिसाब से कि धारा 155 के अनुसार यदि किसी पुलिस अधिकारी को किसी असंज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है, किसी असंज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है, तो उसे डायरी में मामले को दर्ज करना चाहिए। तो उसे डायरी में मामले को दर्ज करना चाहिए। और मुखबिर मतलब सूचना देने वाला, और मुखबिर को आप इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? मैं कलर चेंज कर दूं यहाँ पर। मुखबिर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेंट। सर रिपीट द लास्ट लाइन। जो हुकुम मुखबिर अथवा इंफॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट के पास भेजना चाहिए। मजिस्ट्रेट के पास भेजना चाहिए। मजिस्ट्रेट से अनुमति मिलने के बाद ही पुलिस मामले की जांच शुरू कर सकती है। जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट अथवा आरोप पत्र अदालत में दाखिल की जाती है। जिसके बाद आरोप पत्र लगता है। आरोप पत्र के बाद विचारण शुरू होता है, यानी कि मुकदमा शुरू होता है। इसको इंग्लिश में ट्रायल शब्द बोलते हैं कि ट्रायल शुरू होगा, विचारण शुरू होगा। और विचारण के बाद ही अगर आवश्यकता पड़ी तो गिरफ्तारी होगी। तो विचारण के बाद ही गिरफ्तारी होगी। तो यह पूरा इसका जो है क्रम होता है।
असंज्ञेय अपराध का। ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां पर ये क्या करें कि संज्ञेय अपराध की सूचना, अब एफआईआर वाले मुद्दे पर वापस लौटते हैं, मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। सूचना तो दर्ज करनी चाहिए। एफआईआर का मतलब केवल प्राथमिक रिपोर्ट है, मुकदमा नहीं है। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है, 112 नंबर पर कॉल करके भी दी जा सकती है। एफआईआर में क्या लिखा जाता है? आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। कभी भी अगर आपको एफआईआर लिखाना हो तो पहले अपने दिमाग में चीजों का सीक्वेंस बैठा लीजिए। मैं दो बातें जरूर कहूंगा कि एफआईआर हड़बड़ी में नहीं लिखवानी चाहिए, पहले सीक्वेंस आप तैयार करिए, क्योंकि एफआईआर ही आगे चल करके चार्जशीट का आधार बनता है। और दूसरी बात, कभी भी झूठ मत लिखवाइए, या कभी भी आपके खिलाफ कुछ आरोप लगा हो तो वकील लोग कहते हैं ना कि ये नहीं वो कर दो, ऐसा नहीं वैसा कर दो, ये मुकदमा ठोंक दो। कभी भी गलत मुकदमे मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी मुसीबत में ना फंसिए, मेरी बात से अनुज भी सहमत होंगे, झूठे मुकदमे, बहुत कोई बड़ा पैसा वाला हो, बहुत बड़ी ताकत हो, सपोर्ट सिस्टम पूरा हो तो ही टिक पाता है। सामान्य लोगों के मुकदमे नहीं टिक पाते हैं झूठे। और अगर आपके ऊपर किसी भी ताकतवर आदमी ने झूठे मुकदमे दर्ज कर रखे हो और आप केवल सच्चाई की राह पर चलिए, मत भटकाने की कोशिश करिए। देखिए कि झूठे मुकदमे आपका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते। लोग उलझते कब हैं? जब वे गलत कार्य साथ देते हैं। और दूसरी चीज, एक बात और कहूंगा, कभी भी जेल जाने से या थाने पर बुलाए जाने से डरिए मत। पहले तो जेल जो है भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, तो कभी भी जेल जाना हो तो दो बातों का फायदा आपको होगा। एक तो कृष्ण जन्मस्थली से मुलाकात हो जाएगी, और दूसरी बात, जेल जाने से क्या होता है कि मोबाइल वगैरह छूट जाएगा। कुछ दिन सुकून से शांतिपूर्वक जो है प्राकृतिक रूप से जिंदा रहिएगा आप लोग। तीसरी चीज, एफआईआर हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये भी बहुत गलत धारणा है। तो एफआईआर में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम, गवाहों का उल्लेख, पता आदि किया जाए। और अगर एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है, इस पर शिकायत दर्ज करने वाले के जो है दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। तो कार्बन कॉपी वगैरह लगा करके लिख लिया जाता है। ठीक है। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? सरकारी वकील की भूमिका यह होती है कि किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों हमेशा राज्य के नाम से ही दर्ज होता है, क्योंकि अपराध पूरी जनता के खिलाफ माना जाता है। किसी एक व्यक्ति के खिलाफ, आपने किसी एक का मर्डर भी किया तो पूरे जनता, पूरे समाज के खिलाफ अपराध है। इसका यह मतलब है कि वह अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमेशा याद रखिएगा, बल्कि वह पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। अब जैसे कि उत्तराखंड में वो जो आरएसएस और बीजेपी के नेता हैं, उनके जो है बेटे ने जो मर्डर किया, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि रेप भी किया है, तो क्या वह सिर्फ अंकिता के विरुद्ध ही अपराध था? तो आप कहेंगे कि नहीं साहब, वह सिर्फ अंकिता के विरुद्ध अपराध नहीं माना जाएगा, वह अंकिता के साथ साथ ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध अपराध माना जाएगा जो कि उस अपराध के कारक होंगे, जो उस अपराध से प्रभावित होंगे। और उस अपराध से कौन प्रभावित होगा? तो कहे कि पूरा का पूरा समाज प्रभावित होगा।
ये अनुज आपने मेरे को जो है व्हाट्सएप भेजा है, मैं क्लास के बाद जरा इस पर आपसे बात करूंगा, ये कंफ्यूजन है, सो वी विल डिस्कस आफ्टर द क्लास, ठीक है। अभी मुझे ये मैं खत्म कर लेता हूं। तो एक लड़की का मारा जाना पूरे समाज के खिलाफ, हालांकि लड़का भी होता तो भी होता है, तो ये कह रहे हैं कि इसीलिए मुकदमे को जो है राज्य बनाम, जब दहेज वाला था वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार और अन्य, और यहां पर भी शांति वाले मुकदमा जो है श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से जाना जाता है। तो श्रीमती शिंदे अब नहीं है। अगर श्रीमती शिंदे चाहें कि मुकदमा वापस ले लें, तो अगर एक बार वह मुकदमा अदालत में चला गया तो फिर श्रीमती शिंदे उसको वापस नहीं ले सकती, उसको स्टेट ही वापस ले सकता है। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है, और सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती। हिंदी फिल्मों में वकील भी जांच करने पहुंच जाते हैं, लेकिन नहीं होती है। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य और गवाह प्रस्तुत करें। अब न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है? न्यायाधीश की वही हैसियत है जो खेल में अंपायर की होती है, वह सबको सुनता है। न्यायाधीश को दोनों पक्षों को सुनने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए, फिर पता करना चाहिए कि दोषी है कि नहीं है। निष्पक्ष ट्रायल, फ्री ट्रायल क्या होता है? फेयर ट्रायल, फ्री नहीं, फेयर। तो फेयर ट्रायल क्या होता है कि फेयर ट्रायल में जो है, अब ये कहते हैं कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए क्या तथ्य चाहिए। पहली बात यह है कि यह जो है खुली अदालत में चलाया गया, कोशिश यही की जाती है कि खुली अदालत में चलाया जाए। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया, बचाव का जो है मौका दिया गया, और जब बचाव का मौका दिया गया तो हमने जो है निर्णय उस जिरह के आधार पर लिया। तो इस तरह से जो है अदालत ने साक्ष्य के आधार पर ही मुकदमा सुनाया, यानी कि केवल जो है परिस्थितियां नहीं बल्कि साक्ष्य क्या है, गवाह क्या है, इस आधार पर जो है निर्णय सुनाया जाता है। तो ये फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है कि क्या फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है, मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं आप लोगों के लिए। ये कलर भी चेंज करना होगा इसका। ये जो कह रहे हैं कि निष्पक्ष होना चाहिए, तो निष्पक्षता के लिए जरूरी है सबसे पहली चीज कि दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। दोनों पक्षों को एक्चुअली में जो फेयर ट्रायल है, निष्पक्ष सुनवाई है, ये कहां की धारणा है? यह प्राकृतिक न्याय की अवधारणा है, नेचुरल जस्टिस की अवधारणा है। प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस से यह बात आती है। ठीक है, तो दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका दिया जाए, साथ में ही साक्ष्यों के आधार पर काम हो, साक्ष्यों के आधार पर यानी कि सबूतों के आधार पर निर्णय हो, काम होने का मतलब यहां पर निर्णय हो। तीसरा, कोई भी व्यक्ति अपने ही मुकदमे में स्वयं जज नहीं हो सकता। क्लियर है? ये एक्सेप्शन है एक सर, क्या है? सीजेआई जो पूर्व सीजेआई रहे रंजन गोगोई, हाँ, उनके ऊपर ही इसका आरोप लगाया है, करेक्ट। लेकिन मैं अभी उस मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं, है ना।
तो अब ये अभ्यास के प्रश्न हैं, मैं इनको जो है आप लोगों को बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, आप लोग इसमें लीजिए। और आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक रहा हूं। आप लोगों से बहुत सारे लोगों को पूजा पाठ भी करना होगा। अच्छा, अनुज चले गए, अदरवाइज अनुज ने मुझे एक लेख लिख करके भेजा हुआ है व्हाट्सएप पर, मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। और कल जब अनुज रहेंगे तो उनकी उपस्थिति में उस पर बात करेंगे। आईपीसी और सीआरपीसी आपस में कहीं न कहीं मिक्स हो रहे हैं। वह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 लिख रहे हैं, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता आईपीसी है 1860 की। तो कहां से कंफ्यूजन है उस पर कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, आप सब जिंदाबाद रहें। 9:15 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। महेश ने हाथ